चुड़ैल की शादी। एक चंदनपुर नाम का गांव था। उस गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। उसके साथ उसका पति रामू रहता था। और कहाँ जाता था, उस गांव में भयानक चुड़ैल रहती है। एक रात जब रामू पानी भरने के लिए कुएं के पास गया, तभी उसे कुएं से आवाज आई, रामू ओ रामू, इधर आओ। फिर रामू डर कर बोला, कौन हो तुम और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? फिर चुड़ैल बोली, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी सुशीला। याद करो वह दिन जब हम लोग एक बस अड्डे पर मिले थे। हेलो, मैं रामू। और तुम कौन? मेरा नाम है सुशीला। बस मैं यही अभी सेटल हुई हूँ। आज से हम लोग फ्रेंड। ठीक है, हम लोग आज से फ्रेंड। अच्छा, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही थी। बैठो, छोड़ देता हूँ। बस रोक लो यहीं पर। बाय बाय। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ? चलो अच्छा, हम शादी कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम शादी कर लेते हैं। फिर वह लोग शादी कर लेते हैं। शादी के 3 दिन बाद सुशीला का एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से सुशीला का मृत्यु हो जाता है। फिर रामू दूसरी शादी कर लेता है। अच्छा, तो तुम सुशीला हो, पर तुम मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? यह देखो, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं चुड़ैल बन गई। तभी से मैं यहाँ पर रह रही हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन अब तुम तो चुड़ैल बन गई हो और मेरी शादी भी हो गई है। मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे शादी करूँगी तो करूँगी, वरना जान से मार डालूंगी। यहाँ से भागो। रामू डरकर भाग गया, पर चुड़ैल उसकी पीछा नहीं छोड़ी। रामू जहाँ जहाँ जाता था, चुड़ैल उसके पीछे पीछे आती थी। एक दिन रामू पंडित जी के पास गया। पंडित जी को सारी बात बताया। फिर पंडित जी बोले, देखो बेटा, अगर उसे चुड़ैल से बचना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा। जब चुड़ैल तुम्हारे पास आए तो चुपके से चोटी काटकर मेरे पास लाना। जैसा कि बाबा जी ने कहा था रामू को, ठीक अगले दिन वैसा ही रामू किया और चुपके से चुड़ैल का चोटी काट लिया और बाबा जी के पास ले आया। बाबा जी ने मंत्र पढ़ा और चुड़ैल की चोटी जला दी। फिर वह चुड़ैल अदृश्य हो गई और रामू फिर उसी दिन से खुशी से रहने लगा। और यह कहानी इसी पर खत्म होता है। अगर कहानी देखना पसंद करते हैं तो मेरे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही कार्टून मस्त मस्त देती रहूंगी। धन्यवाद। ये कहानी है रामनगर के गांव की, जो हिमाचल की वादियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ ऐसी ठंड पड़ती थी जिसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सर्दी के मौसम में एक गरीब परिवार का सरवाइव करना तो लगभग नामुमकिन था। और इसी जगह रहता था एक मोची, जिसका नाम गोपी था। ए गंगा, मैं काम पे जा रहा हूँ। चाय तो पीते जाओ। अरे चाह लाओ जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे तू कहाँ जाएगा रे? मैं तो काम पे जा रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह जूतों की मरम्मत करनी है। हे भगवान, कैसी बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया जहान बड़ा आदमी बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह मोची बनना चाहता है। अरे गंगा, ये चंदन अभी छोटा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। ठीक है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम अमीर होते तो ये सब ना होता। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, गरीबी का असली मजा तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने लगी है। फिलहाल अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अरे ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। गंगा हमेशा गोपी को उसकी गरीबी का ताना देती रहती थी, पर गोपी बहुत सीधा था। वो उससे कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसकी दिक्कत बस यहीं तक नहीं थी। वो जब बाहर निकलता था तो उसके साथ
उसकी कथित तौर पर छोटी जाति की वजह से भेदभाव भी होता था। जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो भाई साहब। ओ राजू, जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो। अरे चुप चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोठी के सामने अपना ये सड़ा सा ठेला लगाने की है? बहुत बार मना किया है तुझे, पर तू मानता नहीं है ना। पर मालिक जमींदार ने उसकी एक बात न सुनी और उसका ठेला अपने आदमियों से कहकर छीन लिया। अरे अरे साहब जी दया करो साहब जी दया करो साहब जी, ऐसे मैं क्या कमाऊंगा साहब जी, क्या खाऊंगा साहब जी, दया करो साहब जी। चला जा, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगा। हाँ, बता रहा हूँ। हाँ। गोपी थके कदमों से घर की ओर चल दिया। आसमान से रुई जैसी बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। उसकी फटी चप्पलों में बर्फ घुसकर पैरों को सुन्न कर रही थी, पर उसके दिल में जलती हुई आग उसे ठंड महसूस नहीं होने दे रही थी। भगवान, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था। मैं तो बस मेहनत ही करता हूँ, फिर भी सब मेरे दुश्मन क्यों हो रहे हैं? उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। वो धीरे धीरे अपने छोटे से टूटे झोंपड़े की ओर बढ़ा। झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा था, मतलब चूल्हा ठंडा था। अंदर घुसते ही गंगा की झल्लाहट सुनाई दी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? सर्दी में यूं बाहर मरे घूम रहे हो? कुछ काम धंधा हुआ कि फिर वही बहाने? गंगा, आज तो मेरा ठेला ही चला गया है। क्या ठेला चला गया? किसने लिया? अरे वही जमींदार ने लिया। कहता है उसकी कोठी के सामने नीच लोग जो है ना, वो ठेला नहीं लगा सकते। उसके आदमियों ने सब उठा लिया है। क्या कह रहे हो तुम? किस हक से उसने तुम्हारा ठेला छीना? क्या वो भगवान है? जाओ जाकर पुलिस में शिकायत करो। अरे गंगा, पुलिस हमारी नहीं सुनती है। जमींदार के आदमी जो है ना वहां तक बैठे हैं, उल्टा हमें ही जेल में डाल देंगे वो। अरे तो अब क्या करेंगे? घर में आटा नहीं, दाल नहीं। चंदन 2 दिन से सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो सह लूंगी भूख, पर तुम बताओ बच्चे को क्या खिलाऊं? क्या उसका भी पेट काट दूं? अरे अब भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तू परेशान मत हो गंगा, परेशान मत हो। अच्छा करेगा? हर बार यही बोलते हो। भगवान अगर अच्छा करता तो आज हमारे सर पर पक्की छत होती, न कि टपकती हुई झोपड़ी। गंगा की बातों में दर्द था, पर तानों का जहर भी। गोपी उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझता था, पर जवाब देने की ताकत उसमें नहीं थी। वो बस एक टूटी सांस भरकर बोला, देख गंगा, कल से मैं जो है ना, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगा, ठीक है? उन्हें बेचेंगे ना तो कुछ पैसे वैसे आ जाए, चूल्हा भी जल जाएगा और शायद जो है 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। और राशन वो कहाँ से लाओगे? चलो ठीक है, वो जो है ना सेठ मूलचंद, उनके पास जाता हूँ, शायद दे दे उधार। वो सेठ वही जो हर बार ताना मारता है? खैर जाओ, कोशिश कर लो। गोपी ने अपनी फटी हुई कमीज का बटन बंद किया, फटे जूतों को खींचा और सेठ मूलचंद की दुकान की ओर चल पड़ा। सेठ जी प्रणाम साहब जी। ओहो गोपी मोची, जरा दूर रहकर ही बात कर रहा मुझसे। बोल क्या काम है रे, क्या है? साहब जी वो घर में ना खाने को कुछ ही नहीं है। थोड़ा सा जो है वो राशन वासन मिल जाता तो थोड़ा गुजारा चल जाता है साहब जी। महीने के आखिर में चुका दूंगा साहब। अरे उधार? तुम जैसे लोग तो जो है बस भगवान भरोसे रहते हैं रे, हैं? लेकिन चलो कोई नहीं कोई नहीं, एक शर्त पे दूंगा। हाँ, एक शर्त पे। क्या शर्त है साहब जी? देख ऐसा है, अपना तू घर ना जो है वो मेरे नाम कर सन, बदले में तेरे को फिर जितना राशन चाहिए वो ले जा तू यहाँ से।
जब तक जियो, जब तक जो करना है करो, तब तक खाते रहना फिर, ठीक है? घर मेरे नाम कर फिर चल। है घर पर साहब जी, वो तो मेरा एकमात्र आसरा है, वो दे दूंगा फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे तू बचेगा तो ही तेरा आसरा तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? है ठंड में मर गया है तो घर की जरूरत किसे पड़ेगी? बोल बोल। गोपी सोच ले, हाँ ये मौका जो है ना बार बार नहीं मिलेगा। हाँ सुनहरा मौका है ये। गोपी कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने गंगा और चंदन का चेहरा घूम रहा था। पेट की भूख और जरूरतों का बोझ उसके आत्मसम्मान से भारी पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सेठ के कागज पर अंगूठा लगा दिया। ये शाबाश। अब तू जो है ना ये दुकान गोदाम से जो है जितना राशन चाहिए ना उठा ले, ठीक है? ले जा जा। थोड़ी देर बाद गोपी थैला भर राशन लेकर घर लौटा, लेकिन गंगा तो सच्चाई जानते ही तुनक पड़ी। क्या तुमने हमारा घर उसके नाम कर दिया? गोपी तुम्हें समझ नहीं है क्या? वो सेठ बड़ा चालाक आदमी है, वो तुम्हारे सर से छत खींच लेगा। गंगा राशन तो देखो कितना सारा लेके आया हूँ। है चंदन जो है अब भूखा तो नहीं सोएगा, थोड़ा सा बेच देंगे तो पैसों का जो है वो भी इंतजाम हो जाएगा। तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रे ठीक? तुम्हें लगता है कुछ ठीक होगा? मुझे लगता है ये सेठ हमें बर्बाद कर देगा। अगले कुछ दिन राशन से घर चल गया। फिर एक सुबह गोपी ने सोचा जो कुछ बचा है बाकी भी ले आऊं, ताकि सर्दियों की असली मार से कुछ राहत रहे। वो सीधा सेठ मूलचंद की दुकान की तरफ चल पड़ा। अरे साहब नमस्कार नमस्कार। उस दिन के लिए बहुत आभारी हूँ, आपने राशन दिया। साहब अगर थोड़ा और राशन मिल जाता तो थोड़ा और दया हो जाती, घर में जो है कुछ नहीं बचा है। अरे गोपी आज तो कुछ नहीं है रे मेरे पास। हाँ अरे वो जो ट्रक आ रहा था ना वो रास्ते में कहीं फंस गया है। बल बर्फबारी से रास्ते सारे बंद हो रखे, अब जब आएगा तब ले जाना है। अभी जा तू, अभी कुछ नहीं है, जा। अरे साहिबो, अरे पर हमारा राशन जो है वो खत्म ही होने वाला है, एक दाना नहीं है घर में खाने के लिए, अब हमें जरूरत है साहब। अरे गोपी बोल दिया है तुझे, है रास्ते बंद हो रखे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभी जा, अब घर संभाल अपना, यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा, जा अभी। गोपी ने दुकान का गोदाम, तख्त, पूरी दुकान, हर कोना देखा। सचमुच राशन कहीं नहीं था। उसकी आंखें झुक गईं। वो उदास और भारी मन से लौट पड़ा। अरे गंगा, वो सेठ कह रहा है कि माल जो है ना वो कहीं रास्ते में फंस गया है, बल कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, वो सेठ कितना चालाक है। पहले तो घर मांग लिया, अब राशन का बहाना बना रहा है। मैंने कहा था ना, ये आदमी कमीनों का राजा है। गंगा तुम मत हंसो, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बात पेट की है। हाँ पेट तो पेट काट लो तुम हमेशा कुछ न कुछ उम्मीद जता देते हो। अब तुमने घर भी दे दिया। हे भगवान, चंदन की तबीयत भी ठीक नहीं है, बताओ क्या करें। कड़वी हंसी और शिकायतों ने घर को घेर लिया। गंगा उस पर टूट पड़ी, प्रश्न, ताने, दर्द सब एक साथ। चंदन जो अपनी छोटी आंखों में बेबसियत लेकर खड़ा था, अचानक रो पड़ा और उसके छोटे छोटे शब्द घर की दीवारों में गूंज गए। मम्मी, पापा ने तो घर बेच दिया, क्या अब हम सच में बेघर हो जाएंगे? चुप कर बेटा, ऐसी बातें मत कर। तुम बड़े होकर कुछ बड़ा बनोगे, पर तुम्हारे बाप को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। गंगा, घर का जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे आप बेच देते हैं, पैसों से कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, और जो है ये चंदन की दवाई का भी। जो तुझे सूझता है वही कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं रहा अब। तुम तो चाहते ही हो कि हम मर कर जाएं।
गोपी ने मुंह पर ठोस लकीर ले ली और बचा हुआ छोटा सा पर्चा कुछ आटा दाल का हिस्सा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। जब वह बाजार जा रहा था तभी गांव वाले उसे घेर लिए और कहने लगे, अगर यह मोची हम अमीरों के साथ रहा, हम ही लोगों की बेइज्जती होगी, इसलिए इसे इस गांव से भगा दो। फिर बेचारे गोपी को और उसके परिवार को सभी को इस गांव से भगा देते हैं। जब वह लोग चले जाते हैं, ठीक अगले दिन जोरदार बारिश, हवा, आंधी, तूफान सभी एक साथ और उसे गांव को एक तालाब में बदल देता है। सभी गांव वाले डूबकर मृत्यु हो जाती है और यह कहानी इसी पर खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही कहानी वीडियो देखने के लिए। ठंड में आग जलाना मना है। यह कहानी सीतानगर की है। इस गांव में कहा जाता है, आग जलाना मना है। अगर कोई भी आग जलाता है तो उसे चुड़ैल उठा कर ले जाती है। एक दिन इसी गांव में एक पति पत्नी आते हैं जिनका नाम मोहन और प्रीति होता है। सुबह सुबह जोरदार ठंड। प्रीति आग जलाकर बैठी थी। तभी उसकी माँ आई और बोली, प्रीति बेटा, तुम यह क्या कर रही हो? पता है ना तुम्हें, इस गांव में अगर कोई भी आग जलाता है तो उससे से चुड़ैल उठा कर ले चली जाती है। हंसते हुए प्रीति बोली, क्या माँ तुम भी इस फालतू अफवाह के पीछे पड़ी हो? यह चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। अच्छा यह बताओ माँ, कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ और हाँ, ध्यान से रहना। फिर प्रीति की माँ बाजार चली गई। वही प्रीति अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में जाते ही उसे भयानक आवाज सुनाई दी। फिर प्रीति डरते हुए बोली, कौन है? मेरे सामने आओ। कौन है? मैंने कहा मेरे सामने आओ। देखो, मुझे पता है कोई यहाँ पर जरूर है। मेरे सामने आओ। फिर अचानक एक भयानक चुड़ैल प्रीति के सामने आ खड़ी हुई। प्रीति के तो पूरे होश उड़ गए। अचानक प्रीति चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे। अबे करम जली चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। अरे मोहन बेटा, पक्का उसे चुड़ैल का काम है। मैं प्रीति को मना की थी कि आग मत जलाना और ध्यान से रहना। फिर भी उसे चुड़ैल ने मेरी प्रीति को ले गई। फिर वह लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। एक दिन एक पति पत्नी अमेरिका से आते हैं अपने पुराने घर। दिन भर तो काम करते हैं। जब शाम होता है, कड़क ठंड। वह लोग इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी उसका पति बोला, देखो विमला, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है। फिर उसका पति चला जाता है वॉशरूम। तभी अचानक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। फिर विमला को उठा ले जाती है। जब उसका पति वॉशरूम से आता है तो देखता है विमला नहीं थी। वह गांव में भी पूछा 2-4 लोगों से, पर विमला का कहीं पता नहीं। फिर उनमें से एक औरत बोली, भाई देखो, मुझे तो लगता है उस चुड़ैल का काम है। किस चुड़ैल की बात कर रहे हो? फिर उस आदमी को सारी बात बताते हैं। फिर आदमी गुस्से से बोला, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अपने विमला का बदला लेकर रहूंगा। फिर वह तांत्रिक को बुलाता है। फिर वह तांत्रिक उसी घर के लग अपना यज्ञ शुरू कर देता है। जिस घर में चुड़ैल रहती थी, थोड़ी देर बाद यज्ञ करने के बाद तांत्रिक बोला, हे चुड़ैल, निकल बाहर निकल। अचानक भयानक रूप में चुड़ैल प्रकट होती है और बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो आग जलाएगा सबको मार डालूंगी। तांत्रिक यहाँ से चला जा। तांत्रिक बोला, हे चुड़ैल, बताओ इन गांव वालों को क्यों मारना चाहती हो?
नहीं तो यह ज्वालामुखी फेंक दूंगा तुम्हारे ऊपर। चुड़ैल बोली, रुको बताती हूँ। आज से 5 साल पहले ससुराल आई थी और इतनी जोर ठंड थी उसे समय। आज की ठंड क्या है। जब आग जलाकर मेरी सास हाथ सेक रही थी तभी खाना बनाकर आई और आग के लग बैठ गई। तभी मेरी सास बोली, एक करम जली, यहाँ क्या करने आ रही है? अरे माँ जी, अभी खाना बनाकर और बर्तन धोकर आई हूँ। बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है इसीलिए आग के लग गई। अरे तुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, यहाँ तू आग ताप नहीं आई है या काम करने? अरे काम तो सारा हो गया। अरे कैसी बोल रही है तू? अरे गांव वालों देखो, मेरी पतोह कैसे बोल रही है। गांव वाले तुम लोग क्या कहते हो? क्या किया जाए इसके साथ? अरे सरला, मैं तो कहती हूँ इसको पूरी रात एक कमरे में भूखे प्यासे छोड़ दो, 2 से 3 दिन तक। ऐसी ही औरतें हमारे बहुओं को बिगड़ती है। फिर मैं उसी कमरे में तड़प तड़प कर मर गई। देखो बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर जो होना था वह तो हो गया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से ना सास किसी बहू को सताएगी, ना बहू किसी सास को सताएगी। सब मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर कोई गलत किया तो मैं फिर से आऊंगी और सबको तबाह कर दूंगी। फिर उसी दिन से सारी औरतें अपने बहू को मानने लगी। ना कभी लड़ाई, ना कभी झगड़ा। यह कहानी इसी पर खत्म होता है। पर एक चीज रह गया, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी करो भाई, मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। धन्यवाद।